अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लाए हैं एक ऐसी अछूती कहानी जो जिस्म की दुनिया में रूह की सच्चाई तलाश करती है। ये कहानी है गुलाम अब्बास की शाहकार तख्लीक उसकी बीवी। मैं हूं गजनफर और आप देख रहे हैं लर्न उर्दू विद गजनफर। आइए जज्बात की इस गहरी वादी में मेरे साथ एक सफर करते हैं। एक नौजवान तवाइफ नसरीन की बाहों में लेटा एक शख्स, मगर उसका मकसद वो नहीं जो इस गली में आने वालों का होता है। वो नसरीन को अपनी मरहूम बीवी की तस्वीर समझकर हर बात, हर याद, हर लम्स में उसे तलाश करता है। नसरीन शुरू में उसे संजीदा नहीं लेती, मगर जूं-जूं वो बोलता है, दुख, मोहब्बत और तन्हाई की एक गहरी परछाई उस पर छा जाती है। आखिरकार वो तवाइफ जो सबकी नजरों में फकत एक जिस्म थी, एक लम्हे को मां बन जाती है और उस मर्द को ऐसे गले लगाती है जैसे वो उसकी रूह को थाम ले। ये गुलाम अब्बास का जादू है, जहां कहानी का हर लफ्ज, हर लम्हा आपके दिल को छू जाता है। एक नौजवान तवाइफ नसरीन की बाहों में पड़ा हुआ है और उससे अपनी मरहूम बीवी की बातें कर रहा है। नसरीन की हर नाजो अंदाज में उसे अपनी बीवी का अक्स नजर आता है। वो अपनी बीवी की हर बात नसरीन को बताता है। शुरू में नसरीन उसकी बातें दिलचस्पी से सुनती है, फिर बाद में मतली सी महसूस होने लगती है और तरस खाकर वो उसे किसी मां की तरह अपनी बाहों में भर लेती है। वो दोनों तीसरी मंजिल के एक कमरे में थे। ये छोटा सा कमरा अपनी हल्की नीली रोशनी के साथ बाहर से यूं दिखाई देता गोया ट्रेन का कोई ठंडा डब्बा है। जिस तरह रेलवे वाले गर्मी के मौसम में फिरदौस सेमी या ख्वाब सेमी वगैरह शायराना नाम रखकर बाज़ खास गाड़ियों में जोड़ देते हैं। बारिशों का ज़माना करीब करीब ख़त्म हो चुका था। मकानों में बसने वाली मखलूक ने पसीने, बदबू और घुटन से निजात पाई थी। फिज़ा में खुसूसन रात के वक्त खुनकी होने लगी थी। हाँ, जब कोई बड़ा सा काले रंग का पतंगा अपनी तेज भिनभिनाहट के साथ अंधाधुन किसी बरकी कुमकुमे के चक्कर काटने लगता तो जाहिर हो जाता कि बरखा रुत अभी गई नहीं। नजमा भी ठीक इसी तरह सीधी मांग निकाला करती, नौजवान ने कहा, मगर कभी कभी वो गुद्दी तक मांग ले जाती। ये तरीका उसने एक बंगालन से सीखा था। नसरीन चुप रही, नजरें फर्शी सिंघार मेज के आईने पर जमाए जिसमें उसे अपना धुंधला धुंधला नीलगू अक्स दिखाई दे रहा था। वो बालों में कंघी करती रही, जैसा कि सोने से पहले बाज औरतों की आदत होती है। नौजवान उसके पास ही चांदनी पर कहनियों के बल औंधा लेटा हुआ था। यूं लेटने से उसकी सफेद सिल्क की कमीज और खाकी जीन की पतलून में जा बजा सिलवटें पड़ गई थीं। उसने चंद लम्हे जवाब का इंतजार किया और फिर कहना शुरू किया। कभी कभी नजमा अपने दाहिने कान के पास से अपने भूरे बालों की एक लिट निकालकर लाम सा बना लिया करती, जो उसके सुर्ख व सफेद भरे भरे गाल पर बहुत भला लगता। नसरीन के चेहरे पर खफीफ सी इज़्मिहलाल की कैफियत पैदा हुई, मगर जबान से अब भी उसने कुछ न कहा। वो सोच रही थी, ये कैसा मर्द है जिसके पास बात करने को बीवी के सिवा और कोई मौजू ही नहीं। वो 2 घंटे से बराबर उसी औरत का जिक्र सुने जा रही थी जो अब दुनिया में मौजूद न थी। उन 2 घंटों में वो उस नौजवान की मताहिल जिंदगी के तमाम अहम वाक़यात और उसकी मरहूम बीवी की बहुत सी आदतों और खसलतों से वाकिफ हो चुकी थी। ये कि उसे बचपन ही से अपनी बीवी से इश्क था, ये कि नजमा का बाप उनकी शादी के खिलाफ था मगर मामू और चचा हक में थे, ये कि नजमा लम्बे कद की थी, उसे गाना सीखने का बहुत शौक था। जब वो हंसती तो उसके बाएं गाल में गढ़ा पड़ जाता। उसे हिना का अत्र बहुत मरगूब था, वो क्रोशिये से मोर बहुत अच्छा बनाया करती। शुरू में नसरीन को इस जिक्र से कुछ यूं ही सी दिलचस्पी हुई थी जैसा कि इब्तदा में अमूमन एक औरत को दूसरी औरत के जिक्र से हुआ करती है, मगर जल्द ही वो उससे बेजार हो गई थी और आखिर जब उसकी जमाइयाँ और अंगड़ाइयाँ भी उस मौजू से उसका पीछा न छुड़ा सकीं तो जिच होकर उसने चुप साध ली थी। वो अब चोटी करके जूड़ा बांध चुकी थी और उन हेरपिनों और कल्पों को जिनसे वो अपने बालों की आराइश में मदद लिया करती, फर्श से उठा उठाकर सिंघार मेज के खाने में डाल रही थी।
इस असना में नौजवान की नज़रें उसकी गोरी गोरी उंगलियों की खफीफ तरीन हरकत का ताक़ुब करती रही थीं। 2 मिनट खामोशी में गुजर गए। कई दिन हुए इस नौजवान ने नसरीन को देखा था। उसे देखते ही उसे अपनी मरहूम बीवी की याद बेतरह सताने लगी थी और वो उससे मिलने की तदबीरें करने लगा था। और आखिर जब उसने इस कदर रुपया जमा कर लिया कि 2 रातों के लिए उस औरत को खरीद सके, तो उसने सीधा उसके घर का रुख किया। मेरी बीवी तो गोया बहुत मोहब्बत थी आपको बेगम साहब से। बिलाखिर नसरीन ने बात काट कर कहा, जब एक आदमी बोले ही चला जाए तो दूसरा कब तक चुप रह सकता है। बेहद बेसाख्ता नौजवान के मुंह से निकला। वो उसके तान को नहीं समझ सका था। मगर साहब, आपकी बातें भी अजीब हैं। एक इंतकामी जज्बा उसमें पैदा हो रहा था। समझ में नहीं आता वो कैसी मोहब्बत थी जो उसके मरने के 3 ही महीने बाद रफू चक्कर हो गई, और अब वो फिक्रा मुकम्मल ना कर सकी। शायद उसकी ज़रूरत भी ना थी, क्योंकि नौजवान उसका मतलब बखूबी समझ गया था। वो कुछ देर गुमसुम रहा, फिर उसने अपनी साफ और रोशन आंखें उठाकर, जिनमें मुजरिमाना घबराहट या गुनहगाराना नदामत की कोई अलामत न थी, नसरीन के चेहरे की तरफ देखा। फिर वो आलती पालती मार के बैठ गया कि शायद लेटे रहने से वो अपनी मुदाफ़ियत पूरे तौर पर ना कर सके। उसके होंठ पल भर को लर्जे, मगर जुबान कुछ न कह सकी। चंद लम्हों तक दोनों खामोश बैठे रहे। उसके बाद नसरीन अंगड़ाई लेती हुई और बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गई। कोई पाव घंटे बाद वो वापस आई। जेवर वगैरह उसने उतार दिए थे और शब ख्वाबी के लिए एक सादा सी उजली धोती बांध ली थी। वो इस कदर आहिस्ता से दाखिल हुई कि नौजवान ने उसके कदमों की चाप तक नहीं सुनी। वो चांदनी पर पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी उम्र 24-25 बरस से कम ना होगी, मगर उस वक्त बरकी लैंप की मध्यम नीली रोशनी में वो अपनी छोटी छोटी स्याह मूंछों, घने अबरुओं और चमकती हुई आंखों के साथ कॉलेज की किसी इब्तदाई जमात का तालिबे इल्म मालूम होता था। उसके सामने चांदनी पर मटर के दाने के बराबर एक स्याह पतंगा चित पड़ा था, जो शायद बरकी खमखमे से टकराकर नीचे आ रहा था। पतंगा अपनी नन्ही नन्ही बालसी टांगे हवा में हिला हिला कर और सर को फर्श पर रगड़ रगड़ कर सीधा होने की कोशिश करता, मगर जहां उसे जरा कामयाबी होती, नौजवान एक बुझी हुई दिया सलाई के सिरे से फिर उसे औंधा कर देता। जब नसरीन बिल्कुल उसके सर पर आ खड़ी हुई तो वो चौंक पड़ा। ओह, आप हैं। और उसने कुछ शर्मिंदा सा होकर पतंगे को दिया सलाई से परे उछाल दिया। बेगम साहिबा के मरने का रंज तो बहुत हुआ होगा आपको। ये सवाल करके वो खुद हैरान रह गई। नौजवान ने लम्हा भर ताम्मुल किया और फिर संजीदा लहजे में कहना शुरू किया, नहीं, शुरू में कुछ ऐसा गम नहीं हुआ था। यकीन ही नहीं आता था कि ऐसा हो गया है, मगर मैं ज्यादा दिन इस फरेब में ना रह सका। मैं बीमार पड़ गया, महीना भर चारपाई पर पड़ा रहा। जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती तो अम्मी जान और जहरा, ये मेरी छोटी बहन का नाम है, मेरे सरहाने आकर खड़ी हो जाती और ऐसी चुप चुप सहमी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखती कि मैं जल्दी से आंखें बंद कर लेता और चाहता कि ना मरूं। बस फिर मैं रफ्ता रफ्ता तंदुरुस्त होता गया। उसके लहजे ने नसरीन को मुतासिर किया। 2-3 लम्हे फिर दोनों चुप रहे। आपने कहा था। अचानक नसरीन के लहजे में शोखी झलकने लगी। मेरी शक्ल बेगम साहिबा से मिलती जुलती है। भला क्या चीज मिलती है? नौजवान ने पल भर गौर किया। सबसे ज्यादा तुम्हारी आंखें नजमी से मिलती हैं। ये कहते वक्त उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, मगर लहजे से अभी अफसुर्दगी का असर दूर नहीं हुआ था। वैसी ही स्याह और गहरी। दूसरे नंबर पर ठोड़ी, वैसी ही पतली, और तीसरे नंबर पर, चलिए हटिए, बनाइए नहीं, तुम्हारे बाल, तुम्हारी गर्दन। नौजवान की फितरी चौंचलाई तेजी से बहाल हो रही थी और नसरीन खुद को रोके हुए थे कि इस सिलसिले में कोई और सवाल न कर बैठे। आध घंटे बाद रोशनी गुल कर दी गई थी और वो दोनों खिड़की के पास पलंग पर दराज हो गए थे। नौजवान, जो रात को जल्द ही सो जाने का आदी था, ज्यादा देर तक ना जागा। नसरीन आंखें खोले देर तक खिड़की में से आसमान को देखती रही। ये कमरी महीने की आखिरी तारीखों की एक रात थी। आसमान साफ मगर तारीक तारीक सा था। सितारे इस कदर तेजी से चमक रहे थे कि मालूम होता था जमीन के करीब से रकाए हैं। नसरीन सितारों को हमेशा दिलचस्पी से देखा करती थी।
سب سے پہلے جب وہ ستاروں سے آشنا ہوئی تھی اس کی عمر 4 برس کی تھی۔ ماں مر چکی تھی مگر باپ زندہ تھا۔ اس نے باپ کے ساتھ ریل گاڑی میں ایک لمبا سفر کیا تھا۔ آدھی رات کو وہ دونوں ایک چھوٹے سے دیہاتی اسٹیشن پر اترے تھے۔ اسی اسٹیشن پر لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک موٹے ننگ دھڑنگ فقیر نے اسے ایسی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے گھورا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی تھی اور وہ بے اختیار باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ کچھ دیر دونوں اسٹیشن ہی پر ٹھہرے رہے مگر سواری نہ ملی۔ آخر باپ نے اسے گود میں لے لیا، گٹھڑی بغل میں ماری اور اندھیرے گھپ میں پیدل چلنا شروع کر دیا۔ یہ سفر بھی بہت لمبا تھا مگر اس کی سہمی ہوئی نظروں نے جلد ہی ستاروں کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس کا ڈر کم ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ باپ کے کندھے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک اجنبی عورت کے گھر پایا۔ وہ کئی دن تک روتی بلکتی رہی مگر باپ کی صورت دیکھنا اسے پھر کبھی نصیب نہ ہوا۔ صبح کو نسرین کی آنکھ کھلی تو سورج خاصا نکل آیا تھا۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے جو احساس ہوا یہ تھا کہ نوجوان اس کے بستر پر موجود نہیں۔ اس نے سوچا غسل خانے میں ہوگا۔ کھلے کھلے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ جب پاؤ گھنٹہ گزر گیا اور نوجوان کہیں نظر نہ آیا تو اسے الجھن ہونے لگی۔ شمن جھاڑو لیے کمرے میں آیا تو اس سے پوچھا، وہ رات والے بابو کہاں ہیں؟ چلے گئے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، صبح صبح ہم سب سو رہے تھے، دروازہ بھی تو کھلا ہی چھوڑ گئے۔ ویسے تو سب خیریت ہے نا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ جی سب خیریت ہے۔ شمن اس کا مطلب فوراً سمجھ گیا۔ میں نے اٹھتے ہی سب دیکھ بھال لیا تھا۔ اپنے شبہ کے گھٹیا پن پر آسے شرم آ گئی مگر دوسرے ہی لمحہ اس خیال نے اس پر تسلط جما لیا کہ وہ نوجوان چلا کیوں گیا۔ اس نے سوچا رات اسے میرا تانا برا لگا۔ وہ بڑا حساس تھا۔ اوپر سے ہنستا بولتا رہا، صبح ہوتے ہی چل دیا۔ منہ ہاتھ دھو کر نیچے پھوپھی کے پاس جانے کو تھی کہ اچانک کسی کے جلد سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ نوجوان گیا نہیں تھا، وہ رومال میں کچھ باندھے لیے آ رہا تھا۔ معاف کرنا، اس نے اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتائے بغیر ہی چلا گیا، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، یہ لو۔ یہ کہہ کر اس نے رومال نسرین کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا ہے؟ نسرین نے پوچھا۔ گوشت ترکاری، یہ کہہ کر رحم مسکرانے لگا جیسے اس نے کوئی شرارت کی ہو۔ گوشت ترکاری کس نے کہا تھا لانے کو؟ خفا کیوں ہوتی ہو؟ بات یوں ہے، جب نجمی زندہ تھی میں یوں ہی منہ اندھیرے اسے جگائے بغیر گھر سے نکل جاتا، ہواخوری کی ہواخوری ہو جاتی اور گھر کا سودا بھی لے آتا۔ ہمیں نوکر رکھنے کی توفیق نہیں تھی، بس یوں ہی مل بانٹ کے کام کیا کرتے، وہ گھر کا اور میں باہر کا۔ ذرا دیکھو تو گوشت کیا عمدہ اور تازہ ہے، آدھا دست کا اور آدھا پشت کا اور گردہ رونگے میں۔ نوکر کا باپ بھی ایسا گوشت نہیں لا سکتا۔ اور پھر ذرا کچنال تو دیکھو، آج ہی شہر میں آئی ہے، پھر پیاز بھی ہے، ہری مرچیں بھی اور ادرک بھی اور دھنیا بھی۔ نوجوان داڑھی بھی منڈواتا آ رہا تھا، تھوڑا سا صابن اس کے کانوں کی لوؤں پر ابھی تک لگا رہ گیا تھا۔ نسرین کاجی چاہا کہ دوپٹہ کے دامن سے صابن کو پونچھ دے مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ آپ نے ناحق تکلیف کی، نسرین نے کہا۔ خیر اب لے آئیں تو میں شمن کو بلواتی ہوں۔ نہیں، اسے مت بلواؤ۔ یہ کیوں؟ میں کھانا خود پکاؤں گا۔ جب نجمی زندہ تھی تو کبھی کبھی میں ہنڈیا پکایا کرتا، وہ سامنے مونڈھے پر بیٹھی مجھے بتاتی رہتی۔ ہمارا شمن بھی بہت ہوشیار ہے، نسرین نے کہا، ایسا کھانا پکاتا ہے کہ زبان چٹخارے لیتی رہ جاتی ہے۔ نہیں صاحب، نوجوان نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے کہا، نجمی کچنال ایک خاص ترکیب سے پکایا کرتی تھی، وہ ترکیب یا تو وہ جانتی تھی یا میں جانتا ہوں۔ مہربانی کر کے آپ انگیٹھی، کوئلے اور چاقو منگوا دیجئے۔ نسرین نے اس سلسلہ میں کچھ اور کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش سیڑھیوں سے اتر گئی۔ او بیٹا، نسرین کی پھوپھی نے اسے دیکھ کر اگالدان میں پیک تھوکتے ہوئے کہا، میں ابھی شمن سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا اور اس کا ناشتہ اوپر لے جائے۔ میں ناشتہ نہیں کروں گی، اس کے لیے اوپر بھیج دو۔ تم چپ کیوں ہو؟ نہیں تو شکل سے تو بڑا کم زبان معلوم ہوتا ہے۔ نسرین نے کچھ جواب نہ دیا۔ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ پھوپھی نے پوچھا۔ ہنڈیا کا سودا خرید کر لایا ہے، خود ہی پکانے بیٹھا ہے۔ نسرین کی پھوپھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سچ؟
हाँ हाँ, बड़ा ही सीधा सादा है, खपती है पूरा, रात भर अपनी मरी हुई बीवी की बातें करके दिमाग चाट गया। शमन को इसके पास भेज देना, हाथ बटाता रहेगा, मैं जरा नौबहार के यहाँ जाती हूँ। नसरीन का ख्याल था कि वो कम से कम 1 घंटा नौबहार के यहाँ जरूर ठहरेगी, मगर पाव घंटा भी ना गुजरने पाया था कि उठाई सीधी ऊपर की मंजिल में पहुंची। देखा कि कमरे के बाहर दालान में अंगीठी दहक रही है और नौजवान उसके पास ही एक छोटी दरी पर आलती पालती मारे बैठा प्यास कतर रहा है। आंखें सुर्ख हो रही हैं, पानी बह रहा है। उससे जरा हट के शमन बैठा बड़े मजे से ये तमाशा देख रहा है। शमन, नसरीन ने किसी कदर सख्ती से कहा, तुम बैठे मुंह क्या तक रहे हो? साहब से प्याज लेकर क्यों नहीं कतरते? मैं तो कई फहा अर्ज कर चुका हूं, शमन ने मुंह बनाकर कहा, पर साहब मानते ही नहीं। मुझसे आग जलाने को कहा, मैंने आग जला दी। अच्छा, तुम नीचे जाओ। जब शमन चला गया तो नसरीन ने कहा, हजरत, ये इस उम्र में हंड किलिया पकाने की क्या सूझी है? लाइए प्याज मुझे दीजिए और जाकर आंखों पर छींटे दीजिए। और उसने हाथ बढ़ाकर नौजवान की गोद से प्याज की रिकाबी खुद ही उठा ली। नौजवान ने मुजाहिमत ना की। 2 घंटे के बाद जब वो दोनों दस्तरखान पर खाना खाने बैठे तो नौजवान ने कहा, माफ करना, मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। बात यह है कि बातें छोड़िए और खाना खाइए। वाह, क्या मजे का खाना पकाया है, नौजवान ने पहला निवाला मुंह में रखते हुए कहा। नजमी के हाथ का मजा याद आ गया। चलिए, ज्यादा बनाइए नहीं, चपातियां तो देखिए कैसी टेढ़ी भेंकी हैं। चपातियां नजमी को भी पकानी नहीं आती थीं और मैं ज्यादातर तनूर ही से रोटियां लगवा कर लाया करता था। मुझे तनूर की रोटी जहर लगती है। कभी कभी हम कोई सस्ता सा खानसामा भी रख लिया करते, मगर वो 15-20 रोज से ज्यादा ना टिकता। पहले छुपके किसी अच्छे घर की टोह में रहता और फिर खिसक जाता। खाने से फारिग होकर दोनों कमरे में फर्श पर आ बैठे। आपने कहा था, नसरीन ने कहा, आजकल आप किसी दोस्त के यहाँ रहते हैं? हाँ, नजमी के मरने के बाद मैंने अम्मी जान और जहरा को तो गांव भेज दिया था और खुद एक दोस्त के यहाँ उठाया था। ये दोस्त भी मेरी तरह अकेला ही है। हम दोनों मकान के किराए, खाने पीने के खर्च और नौकर की तनख्वाह में साझी हैं। और आधी तनख्वाह आप अम्मी जान को भेज देते हैं? हाँ, मगर वो हमेशा किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ लौटाती ही रहती हैं। कभी गरम पतलून सिलवाने के लिए, कभी नया बूट खरीदने के लिए। नसरीन ने महसूस किया कि उसकी माँ उसे बहुत चाहती होगी। अपनी हमशीरा की क्या उम्र बताई थी आपने? 10 बरस, बड़ी प्यारी बच्ची है। स्कूल जाती है? नहीं, घर में मौलवी साहब से पढ़ती है। सीना पुरोना उसे दादी सिखाती है। उसने एक बकरी पाली है, दूध सी सफेद, एक भी काला बाल नहीं। जहरा ही उसकी बड़ी देखभाल करती है। खेत से बौंट तोड़ लाती है, अपने हाथ से खिलाती है। हमारे गांव के पास ही छोटी सी नदी बहती है, वो उसे वहां पानी पिलाने ले जाती है। एक दिन क्या हुआ कि वो बकरी पानी पी रही थी कि एक बड़ा सा कुत्ता आया। वो जो जोर से भौंका तो बकरी डर कर नदी में गिर पड़ी। पानी का बहाव तेज था, वो उसके साथ बह चली। इस पर जहरा ने चीख चीख कर बुरा हाल कर लिया। इत्तेफाक से एक किसान इधर से गुजरा, शोर सुनकर दौड़ा हुआ आया। बड़ी मुश्किल से बकरी को निकाला, तब जहरा की जान में जान आई। नसरीन ये सादा सा बेरंग वाकया बड़ी दिलचस्पी से सुनती रही। अब नौजवान पर कुछ गनूदगी तारी हो रही थी। वो गांव तकिए के सहारे लेट गया। रफ्ता रफ्ता उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सो गया। नसरीन उठी, अलमारी के खाने से सफेद मलमल का दुपट्टा और गोटा उठा लाई और नौजवान के करीब ही फर्श पर बैठ दुपट्टा में गोटा टांकने लगी। मगर थोड़ी ही देर में उसका जी उकता गया और वो भी पलंग पर जाकर लेट गई। तीसरे पहर एक रक्षा मंगवाया गया और वो दोनों बाजार जाने की तैयारी करने लगे। नौजवान ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो उसे कोई तोहफा खरीद कर देना चाहता है। उसने बगैर किसी शर्मो हिजाब के साफ साफ कह दिया था कि नसरीन 20 रुपए तक की जो चीज चाहे खरीद सकती है, इससे ज्यादा की उसे तौफीक नहीं। ये सच है, उसने कहा, कि इतने कम दामों की कोई चीज तुम्हारे लायक नहीं हो सकती, मगर मेरा जी चाहता है कि मेरी कोई चीज, खा वो कितनी ही हकीर क्यों ना हो, तुम्हारे पास बतौर यादगार रहे। और वो उसके साथ चलने पर राजीमंद हो गई थी। फूफी को इजाजत देने में तामुल हुआ था,
मगर एक तो नसरीन खुद जाने पर मुसिर थी, दूसरे नौजवान के चेहरे से ऐसी मासूमियत बरस रही थी कि किसी बुरे इरादे का गुमान तक न होता था, और वो खामोश रह गई। और अब नसरीन नीले रंग का बुर्का ओढ़े नौजवान के पहलू में रिक्शा में बैठी थी। शहर की खुली सड़कों पर हजारों औरतों मर्दों के बहते हुए हुजूम में ये जोड़ा भी था। इसे देखकर किसी को ये सोचने तक की परवाह न थी कि इनका रिश्ता जनु शोहर के सिवा और भी कुछ हो सकता है। वो रिक्शा से उतरकर कई बाजारों में से गुजरे, कई दुकानों में गए। जब वो सड़क पर चलती तो वो उसके आगे पीछे रास्ता साफ करता, उसे आने जाने वाली गाड़ियों, मोटरों और हुजूम की धक्कापेल से बचाता, यूं अपनी हिफाजत में ले जाता, गोया वो कोई बहुत मुकद्दस चीज है जिसका दामन तक किसी से छू जाना उसे गवारा नहीं। जब वो किसी दुकान में दाखिल होते तो वो उसकी फरमाइश की चीजें दुकानदार से मंगवा कर ऐसी तकरीम से पेश करता कि देखने वाले ये महसूस किए बगैर न रह सकते कि ये कोई नया जोड़ा है और ये कि शौहर बीवी से कमाल इश्क रखता है। नसरीन ने बड़ी कीमत की कोई एक चीज नहीं खरीदी, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई छोटी छोटी चीजें खरीदी, जिनमें से बाज की वाकई उसे जरूरत थी। मसलन एक तो चटला खरीदा, एक रेशमी अजार बंद, कुछ छोटी बड़ी सुइयां, 2-3 मुख्तलिफ रंगों के धागे की रीलें, कुछ क्रोशिया की सलाइयां, एक फ्रेम, 2-3 मुख्तलिफ गाजे और बस। इन सब चीजों पर 20 रुपए से कुछ कम ही खर्च हुए। हर एक चीज खरीदने के बाद वो बड़ी अदा के साथ पूछती, बाकी क्या बचा? वापसी पर नौजवान उसे एक रेस्तरां में ले गया और ठंडी और गर्म कई किस्म की चीजें मंगवाईं और नसरीन को अपनी मर्जी के खिलाफ कई चीजें खानी पड़ी। जिस वक्त वो घर पहुंचे अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। नसरीन की फूफी बड़े इस्तराब से इसकी राह देख रही थी। जब वो सही सलामत घर पहुंच गए तो उसकी जान में जान आई। शमन से कह दिया गया था कि वो खाना नहीं खाएंगे, चुनाचे शाम से ऊपर की सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर दिया गया। नसरीन ने पिछली रात की तरह फिर कमरे की हल्की नीली रोशनी में कंघी करनी शुरू की। नौजवान फिर उसके पास ही चांदनी पर लेट गया। कुछ देर दोनों खामोश रहे, फिर नौजवान ने कहा, नसरीन, मैंने तुम्हें नजमी की बहुत सी बातें बताई मगर एक बात नहीं बताई। नौजवान ने यह बात ऐसे गंभीर लहजे में कही थी कि नसरीन बेसाख्ता कह उठी, वो क्या? नौजवान कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, वो ये कि वो बावफा नहीं थी। क्या मतलब? नसरीन ने और भी मुताज्जिब होकर पूछा। मतलब ये कि वो किसी और को चाहती थी। झूठ है। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। उसका कोई सबूत भी था? मुझे सबूत मिल गया था। वो क्या? नौजवान लम्हा भर के लिए खामोश रहा, फिर बोला, उसके खत। मैंने गलती से उसके नाम का एक खत खोल लिया था। ये कहते कहते नौजवान एकदम सख्त अफसुर्दा हो गया और उसने गर्दन झुका ली। और तुम फिर भी उसे चाहते रहे? हां, भराई हुई आवाज में नौजवान के मुंह से निकला। इसके सिवा चारा ही ना था। कई लम्हे खामोशी रही जिसे तोड़ने की किसी में ख्वाहिश पैदा न हुई। क्या वो जानती थी कि तुम उसके इस राज से वाकिफ हो? बलाखिर नसरीन ने उससे पूछा। नहीं, मैंने आखिरी दम तक उस पर यह जाहिर ना होने दिया। उसकी मौत से चंद मिनट पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सख्त नज़ा में है और मुझसे कुछ कहना चाहती है, मगर मैं उससे आंख ना मिलाता था। अलबत्ता दिलदारी और तसल्ली के कलमे बराबर मेरे मुंह से निकलते रहे, यहां तक कि उसने आखिरी हिचकी ली और रुखसत हो गई। कुछ लम्हे फिर खामोशी रही जिसको खुद नौजवान ही ने तोड़ा। आखिर इस पर यह जाहिर करने का फायदा भी क्या था? इस रात पिछली शब की बानिस्बत जल्द ही रोशनी गुल कर दी गई। नौजवान फिर जल्द ही सो गया, मगर नसरीन बराबर सितारों को झिलमिलाते देखती रही। पिछले पहर अचानक नौजवान ने सोते में सबकी ली और फिर तेज तेज सांस लेने शुरू कर दिए। नसरीन ने सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ देर सोचती रही, फिर जिस तरह कोई बच्चा सोते सोते डर जाए तो माँ उससे छाती से चिमटा लेती है, नसरीन ने भी उसी तरह उसका सर अपने बाजू में लेकर उसे अपने आगोश में भेंच लिया। माखिज कुलियात गुलाम अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल लर्न उर्दू विद गजनफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम उर्दू अदब के खजाने से ऐसी ही नायाब कहानियां, सबक आमोज वाकयात और दिल को छू लेने वाले अल्फाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए उर्दू को पढ़ें, समझें और दिल से महसूस करें। अल्लाह निगहबान।